नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां हर विचार साधारण को असाधारण बना देता है। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो यूनानियों के लिए असभ्य था, लेकिन जिसकी बुद्धि ने सभ्यता को ही आईना दिखा दिया। वह था अनाकार्सिस, एक स्काइथियन यात्री जिसने सादगी में छिपे गहन ज्ञान को पहचाना। उसने कहा था, मनुष्य के पास बहुत नियम है, लेकिन बहुत कम समझ। क्या यह व्यंग्य था या सभ्यता की सबसे गहरी सच्चाई? आज हम उतरेंगे उस व्यक्ति के मन में जो बाहरी था पर सच्चाई के सबसे करीब था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर कौन सभ्य है और कौन सच में बुद्धिमान। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर प्रश्न एक नए सत्य की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले, जब मानव सभ्यता अभी अपने आत्मबोध के आरंभिक चरण में थी, स्किथिया की ठंडी हवाएं एक विशाल मैदान पर बहती थी। उस भूमि के लोगों के पास बहुत कुछ नहीं था, न संगमरमर के मंदिर, न दर्शन की बड़ी बड़ी संस्थाएं, पर उनके भीतर था प्रकृति से गहरा संवाद। वह भूमि कठोर थी, पर आत्मा को मजबूत करती थी। इसी भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था अनाकार्सिस। कहते हैं, जब वह जन्मा तब रात असामान्य रूप से शांत थी। आसमान में बादल नहीं थे, पर तारों की चमक भी कुछ अलग थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड किसी रहस्य की घोषणा कर रहा हो। उसके पिता स्किथियन जनजाति के प्रमुखों में एक थे, मजबूत, युद्ध कला में निपुण, पर भीतर से एक गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति। माँ एक ग्रीक महिला थीं, जिन्होंने कभी एथेंस से व्यापारियों के साथ यात्रा की थी और स्किथिया की भूमि पर प्रेम में बंध गईं। इस बालक की आंखें जन्म से ही कुछ विचित्र थीं। लोग कहते थे, इसकी आंखें देखती नहीं, टटोलती है, जैसे वह जो भी देखे उसके पीछे का रहस्य जानना चाहता हो। वह बोलने में धीमा था, पर सुनने में अत्यंत प्रखर। जब दूसरे बच्चे खेलते, अनाकार्सिस नदी किनारे बैठकर पानी की ध्वनि सुनता। वह कहता, माँ, क्या पानी भी सोचता है? और माँ मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, पानी भी सोचता है, बस बोलता नहीं। यही से शायद उसके भीतर मौन के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। उसके पिता उसे युद्ध की कला सिखाना चाहते थे, पर वह तलवार से अधिक शब्दों को महत्व देता था। वह पूछता, पिता, क्या तलवार से जीता गया व्यक्ति सदा तुम्हारा होता है? पिता गंभीर होकर कहते, नहीं, पर भय उसे झुकाए रखता है। अनाकार्सिस हंसता, तो क्या भय प्रेम से बड़ा है? पिता के पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। धीरे धीरे यह बालक बड़ा हुआ। वह कम बोलता था, पर जो भी बोलता वह लोगों के भीतर गूंजता। गांव के बुजुर्ग कहते, यह लड़का अजीब है। यह उस चीज की खोज में है जो शब्दों में नहीं। वह पेड़ों के नीचे बैठता, हवा की चाल देखता, जानवरों के पद चिन्ह पढ़ता। कभी कभी घंटों तक एक ही जगह पर चुपचाप बैठा रहता। किसी ने पूछा, क्या सोचते हो इतने समय तक? वह मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं सोचता, सोच मुझे देखती है। यही वह समय था जब अनाकार्सिस ने मौन को ज्ञान का द्वार समझना शुरू किया। उसे लगा कि जब मनुष्य बोलता है, वह अपने विचारों को सीमित कर देता है, पर जब वह चुप रहता है तो सृष्टि उससे बात करने लगती है। एक बार उसने देखा कि कैसे एक बूढ़ा शिकारी घायल हिरन को पानी पिलाता है। वह पास गया और पूछा, तुम इसे मारने आए थे, अब इसकी मदद क्यों कर रहे हो? शिकारी बोला, क्योंकि अब यह भय में नहीं है। यह वाक्य अनाकार्सिस के मन में गूंजता रहा, भय में नहीं है। शायद इसी क्षण उसमें समझा कि सत्य भय की अनुपस्थिति में जन्म लेता है। जब वह 12 वर्ष का हुआ, उसकी मां ने उसे यूनानी भाषा सिखानी शुरू की। उसे ग्रीक अक्षर बेहद सुंदर लगते। वह कहता, हर अक्षर जैसे कोई मंत्र हो। धीरे धीरे वह यूनानियों के दर्शन, उनके देवताओं और उनकी कथाओं से परिचित हुआ। वह सोचता, हम स्किथियन तलवार पर भरोसा करते हैं, वे यूनानी शब्द पर। शायद किसी दिन मुझे देखना होगा कि कौन सा अधिक शक्तिशाली है। एक दिन गांव में कुछ ग्रीक व्यापारी आए। उनसे अनाकार्सिस ने बहुत सवाल किए, देवताओं के बारे में, शहरों के बारे में और उस भूमि के बारे में जहां बुद्धि को धन से अधिक सम्मान मिलता है। एक व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यदि तू इतना जानना चाहता है तो एथेंस जा, वहां तुझे तेरे जैसे बहुत मिलेंगे। अनाकार्सिस ने उसी रात तय किया वह एक दिन एथेंस जाएगा, पर अभी वह बहुत छोटा था। उसकी मां ने कहा,
पहले ये समझो कि ज्ञान का मतलब केवल जानना नहीं है। तो क्या है मां? ज्ञान है खुद को बदलने की ताकत। यह वाक्य उसके जीवन का आधार बन गया। वर्षों बीतते गए। अब अनाकारसिस एक युवा बन चुका था, लंबा, शांत। उसकी आंखों में अब भी वही खोज की लौ जल रही थी। वह बोलने से पहले सुनता, निर्णय लेने से पहले सोचता और सोचने से पहले खुद को परखता। उसके गांव में उसे शांत बालक कहा जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे क्योंकि उसे क्रोध में भी शांति बनाए रखना आता था। वह कहता, यदि तुम अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे पागल समझते, कुछ उसे संत मानते, पर उसे किसी परवाह नहीं थी। उसने कहा था, सत्य को लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, वह अपने मौन में भी चमकता है। यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा, स्किथिया की ठंडी भूमि से यूनान के ज्ञान नगर एथेंस की ओर, जहां उसे अपने जैसे विचारक मिलेंगे, जहां वह सोलोन से मिलेगा और जहां उसकी मौन की साधना को शब्दों का आकार मिलेगा। जब सूर्य की पहली किरणें स्किथिया की बर्फीली धरती पर पड़ी, अनाकारसिस ने पहली बार उस दिशा में देखा जहां दूर कहीं पहाड़ों के पार एथेंस नाम का वह शहर था, जहां लोग विचारों से युद्ध करते थे, कलवारों से नहीं। वह अब 18 वर्ष का था। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रास्ता लंबा होगा, पर तेरा मन शांत रहे, बस यही आशीर्वाद है। उसने मां के चरण छुए और मौन में प्रणाम किया। कई दिनों तक वह चलता रहा, मैदानों से, जंगलों से, छोटे गांवों और व्यापारिक रास्तों से गुजरते हुए। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी थैली, कुछ सूखे फल और अपने भीतर जलता एक सवाल, क्या मनुष्य अपने भीतर से बड़ा कुछ बन सकता है? यात्रा कठिन थी। दिन में धूप झुलसाती, रात में सन्नाटा काटता था, पर वह हर कठिनाई में कुछ सीखता। एक बार उसने देखा कैसे हवा रेत के ढेरों को आकार देती है। वह बोला, ज्ञान भी हवा की तरह है, उसे बांधने की कोशिश करो तो वह चला जाता है। रास्ते में एक बार उसे कुछ व्यापारी मिले। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो अकेले? वह बोला, एथेंस। व्यापारी हंसे, एथेंस दूर है, वहां पहुंचने से पहले बहुतों की हिम्मत टूट जाती है। अनाकारसिस मुस्कुराया, जो अपने भीतर नहीं थकता उसे रास्ता थका नहीं सकता। कई महीनों की यात्रा के बाद एक दिन वह पहाड़ियों से उतरकर एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां दूर दूर तक संगमरमर की इमारतें चमक रही थीं। वह रुक गया। उसने पहली बार एथेंस देखा था, वह शहर जो विचारों का घर था, जहां लोग देवताओं से ज्यादा दार्शनिकों की बातें करते थे। शहर के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका। कौन हो तुम? वो बोला, मैं स्किथिया से आया हूं सीखने के लिए। पहरेदार ने हंसकर कहा, यहां सब सिखाते हैं, कोई सीखता नहीं। अनाकारसिस बोला, तो शायद मुझे ही सीखने के लिए भेजा गया है। उसकी सरल पर गहरी बात सुनकर पहरेदार चुप हो गया और उसे अंदर जाने दिया। एथेंस के अंदर कदम रखते ही अनाकारसिस ने देखा, लोग चौक में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कोई संगीत बजा रहा है, कोई बहस कर रहा है और कोई बच्चों को पढ़ा रहा है। उसे लगा, यह शहर सांस नहीं लेता, सोचता है। वो एक छोटे सराय में ठहरा। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि शहर में एक महान व्यक्ति रहते हैं, नाम सोलोन। वो न केवल एक ज्ञानी है बल्कि एथेंस के कानून बनाने वाले भी है। अनाकारसिस ने उसी रात तय किया वो सोलोन से मिलेगा। अगले दिन वो बाजार से होकर गुजरा। वहां उसने लोगों को बहस करते देखा, धन पर, न्याय पर, स्वतंत्रता पर। वो सोचने लगा, हम स्किथियन लोग तलवार से निर्णय लेते हैं और ये शब्दों से, क्या दोनों में से कोई एक सच्चा है? शाम को जब सूर्य ढल रहा था, वह उस जगह पहुंचा जहां सोलोन लोगों से मिलते थे। वहां भीड़ थी। किसी ने बताया कि सोलोन स्वयं बाहर आने वाले हैं। कुछ ही देर में भीड़ शांत हो गई। सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर परंतु सौम्य चेहरा लिए धीरे धीरे लोगों के बीच चला आया। वह सोलोन था। अनाकारसिस ने आगे बढ़कर कहा, महान सोलोन, मैं स्किथिया से आया हूं। मैं सीखना चाहता हूं कि आप जैसे लोग दुनिया को शब्दों से कैसे बदल देते हैं। सोलोन मुस्कुराए, और तुम सोचते हो कि दुनिया शब्दों से बदलती है? अनाकारसिस बोला, नहीं, पर कभी कभी शब्द मौन को जन्म देते हैं और मौन परिवर्तन को। सोलोन ने उस पर नजर डाली, जैसे किसी पुराने मित्र को पहचान लिया हो। तुम्हारा नाम क्या है युवक? अनाकारसिस। तो चलो अनाकारसिस, मेरे साथ बैठो। वे एक बगीचे में बैठे, जहां पेड़ों की छांव में सन्नाटा था।
सोलोन ने कहा, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है, पर साथ ही शांति भी। ऐसा संयोजन विरला होता है। अनाकारसिस बोला, मेरी भूमि ने मुझे सिखाया कि शब्दों से पहले मौन को सुनो। सोलोन ने सिर हिलाया। और एथेंस ने हमें सिखाया कि मौन के बाद शब्द चुनो। दोनों हंस पड़े। ये एक मित्रता की शुरुआत थी जो दर्शन के इतिहास में अमर होने वाली थी। अगले कई महीनों तक अनाकारसिस सोलोन के साथ रहा। वह उनके साथ अदालतों में गया, लोगों की बहसें सुनी और उनके कानून लिखते देखा। वह सोचता रहा, कानून लोगों को बांधते नहीं बल्कि उन्हें दिशा देते हैं, जैसे नदी के किनारे जल को। एक बार अनाकारसिस ने सोलोन से पूछा, आप इतने कानून क्यों लिखते हैं? सोलोन बोले, क्योंकि मनुष्य को अनुशासन से स्वतंत्रता मिलती है। यह वाक्य सुनकर अनाकारसिस ने सिर झुका लिया। मेरे देश में लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करना। सोलोन मुस्कुराए, और मैं सोचता हूं स्वतंत्रता का मतलब है जो सही है वो करना, भले कठिन हो। अनाकारसिस कई बार बाजार में लोगों से बात करता। बस साधारण भाषा में गहरी बातें कहता और लोग सोच में पड़ जाते। कभी कभी कोई बच्चा पूछता, बाबा ज्ञान क्या है? वह हंसकर कहता, ज्ञान वो नहीं जो किताब में है, ज्ञान वो है जो तुम्हारे भीतर सवाल बनकर जागे। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। एथेंस में लोग कहते, वो स्किथियन दार्शनिक जो बोलने से पहले सुनता है। सोलोन ने एक बार कहा, तू मेरे शहर का नहीं, पर यह शहर तुझसे सीख रहा है। दिन बीतते गए। एथेंस का शोर, उसका बाजार, उसकी बहसें अब अनाकारसिस की आत्मा में उतर चुकी थी। वह सोलोन के साथ चलता, सुनता, देखता, पर अब वह बोलने से पहले बहुत देर तक सोचता। एक दिन जब सोलोन अपने शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे, अनाकारसिस ने देखा कि सबके बीच एक विचित्र बेचैनी थी। लोग सत्य को जानना नहीं चाहते थे, वे सत्य पर जीतना चाहते थे। वह सोच में डूब गया, क्या ज्ञान की भूमि पर भी अहंकार उग सकता है? रात को उसने सोलोन से कहा, आपका नगर बहुत बुद्धिमान है, पर उसकी बुद्धि में एक शोर है। सोलोन मुस्कुराए, और तेरी भूमि में बहुत शांति है, पर वहां प्रश्न नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और उस क्षण अनाकारसिस ने समझा, सत्य न तो शांति में है न शोर में। सत्य उस क्षण में है जहां दोनों एक दूसरे को समझ लें। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मौन वह स्थान है जहां विचार जन्म लेते हैं, और शब्द वह नाव है जो उन्हें संसार तक ले जाती है। एथेंस में उसके विचार अब धीरे धीरे फैलने लगे थे। कभी वह बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाता, जैसे कोई पुराना साधु जो शब्दों में नहीं दृष्टि में ज्ञान देता हो। कभी कोई व्यापारी आकर पूछता, बुद्धिमान अनाकारसिस, धनवान कैसे बनूं? वह उत्तर देता, पहले यह जानो कि तुम्हारे भीतर कौन सा हिस्सा भूखा है, देह, मन या आत्मा। कभी कोई सैनिक पूछता, शक्ति क्या है? वह कहता, वह जो बिना किसी को दबाए भी सम्मानित रहे। धीरे धीरे उसके शब्द लोक कथाएं बन गए। कहते हैं, एथेंस की गलियों में बच्चे खेलते खेलते कहते, ऐसा मत बोलो, अनाकारसिस सुन रहा होगा। एक दिन सोलोन ने उससे पूछा, अनाकारसिस, क्या तू कभी अपने देश लौटेगा? वह बोला, शरीर शायद लौट जाए, पर मन अब यही बंध गया है, विचारों की भूमि में। सोलोन ने कहा, फिर तू यही रह जा, यह नगर तुझे अपने जैसा ही मानेगा। अनाकारसिस ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में बोला, मैं यहां इसलिए नहीं आया था कि कोई मुझे माने, मैं तो यह समझने आया था कि मैं किसे मानूं। सोलोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कब तू अब एक सच्चा दार्शनिक बन गया है। उसके बाद अनाकारसिस कुछ वर्षों तक और एथेंस में रहा। वह अब मंदिरों में नहीं, लोगों के दिलों में उपदेश देता था। वह कहता, अगर कोई तुझसे पूछे कि तेरा गुरु कौन है, तो मौन रह जाना, क्योंकि जीवन से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। कभी कभी वह रात को अकेला बैठता, एथेंस की पहाड़ियों से शहर की रोशनी देखता और सोचता, मनुष्य अपने विचारों से जितना बनता है, उतना ही अपने विचारों में खो भी जाता है। उसने एक बार कहा था, जो दूसरों को समझने की जल्दी में रहता है, वह खुद को समझने में सदा देर कर देता है। कहते हैं, एक बार अनाकारसिस ने अपने एक शिष्य से कहा, मैं अब वापस स्किथिया जा रहा हूं। शिष्य ने पूछा, क्यों आचार्य? वह बोला, क्योंकि जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया उसे अब मेरे अनुभवों की आवश्यकता है,
और जो भूमि मुझे बुद्धि दे गई वह मेरे मौन को याद रखेगी। सोलोन से विदा लेते समय दोनों मौन खड़े रहे। सोलोन ने केवल इतना कहा, तू एथेंस का अतिथि नहीं, एथेंस का मौन है। अनाकार्सिस ने सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले चला गया। स्कीथिया लौटने पर लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। वह अब पहले जैसा नहीं था। वह न हंसता था न गुस्सा करता, बस देखता था जैसे किसी और लोक से आया हो। लोग पूछते, क्या तूने देवताओं को देखा? वह मुस्कुराता, हाँ, अपने भीतर। वह अपने देश में सभाओं में जाता, लोगों को सिखाता, कानून से पहले मनुष्य को समझो, शक्ति से पहले करुणा को खोजो, और किसी से प्रेम करने से पहले अपने भीतर मौन को जगा दो। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते। पर अब वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। वह कहता, दर्शन शास्त्र तब शुरू होता है जब मनुष्य बोलने से थक जाए। उसकी अंतिम वाणी यही थी, मैंने जीवन भर शब्दों से संसार समझा, पर अंत में मौन ने मुझे समझ लिया। और फिर वह उसी मौन में विलीन हो गया जिसकी ओर वह सदैव बढ़ रहा था। अनाकार्सिस के जाने के बाद स्किथिया की धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई। उस दिन हवा भी धीरे बह रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं मौन श्रद्धांजलि दे रही हो। लोगों ने देखा कि वह दार्शनिक जो कभी नगरों में बहस करता था, जो बच्चों को हंसी के बीच सत्य सिखाता था, अब मिट्टी में समा गया है। पर उसके शब्द, उसकी दृष्टि, उसका मौन हर हृदय में प्रतिध्वनित होने लगा था। उसकी मृत्यु के बाद स्किथिया के बच्चों के खेल बदल गए। अब वे योद्धा या राजा नहीं, ज्ञानी बनने का अभिनय करते। वे कहते, मैं अनाकार्सिस हूं, मैं नहीं बोलता, बस सुनता हूं। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं गीतों में ढल गईं। किसान जब खेत जोतता तो गुनगुनाता, मौन में ही बीज अंकुरित होता है। स्त्रियां जब चूल्हे के पास बैठती तो कहती, शांति वही है जहां समझ हो। बच्चे जब सोते तो दादी कहानियों में कहती, एक बार एक ज्ञानी था जिसने शब्दों से नहीं नजरों से सिखाया। साल बीते, दशकों ने करवट ली और स्किथिया की मिट्टी पर नई पीढ़ियां आईं। पर हर युग में कोई ना कोई बालक फिर वही प्रश्न पूछता, दादी, अनाकार्सिस कौन था? और दादी मुस्कुराकर कहती, वह वो था जिसने कहा था कि मनुष्य तभी सच्चा होता है जब वह अपने भीतर की आवाज सुन सके। समय के साथ उसके विचार यूनान तक पहुंचे। दार्शनिकों ने उसके वचनों को अपने ग्रंथों में उतारा। कुछ ने लिखा, वह विदेश से आया, पर उसके शब्दों में यूनान की आत्मा थी। कुछ ने कहा, सोलोन का मित्र था, पर सोलोन से भी शांत। और कुछ ने तो यह तक कहा, यदि दर्शन एक वृक्ष है तो अनाकार्सिस उसकी जड़ है। सदियों बाद भी जब यूनान में नए दार्शनिक आए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तो उनके शब्दों में भी अनाकार्सिस की झलक थी। सुकरात जब कहता था, अपने भीतर झांको, तो उसकी गूंज वही थी जो अनाकार्सिस ने वर्षों पहले कही थी, स्वयं को सुनो। और देखो, समय का यह अद्भुत खेल। सदियों बाद जब लोग लेखनी से विचार लिखने लगे तो इतिहासकारों ने अनाकार्सिस का नाम खोजा। कईयों ने उसे पहला यूनानी दार्शनिक कहा, कईयों ने स्किथियन बुद्ध, पर कोई भी यह तय ना कर सका कि वह वास्तव में कहां से आया था, क्योंकि उसका मूल किसी देश में नहीं, उसका मूल विचारों में था। एक बार किसी विद्वान ने लिखा, अनाकार्सिस का जन्म स्किथिया में हुआ, पर उसका पुनर्जन्म हर उस मन में होता है जो मौन को सुनना सीख ले। और यही उसकी अमरता थी। ना कोई मंदिर बना, ना कोई मूर्ति, पर जब भी कोई बालक प्रश्न पूछता, क्यों, तो अनाकार्सिस वहां उपस्थित होता, उसकी जिज्ञासा के रूप में। कहते हैं, जब यूनान में पहली बार दार्शनिक शब्द का अर्थ समझाया गया तो एक बूढ़े विद्वान ने कहा, जो बुद्धि का प्रेमी हो वही दार्शनिक। तभी किसी ने मुस्कुराकर कहा, तो पहला दार्शनिक वह स्कीथियन था जो एथेंस आया था ज्ञान का प्रेमी बनकर। वहां था अनाकार्सिस, और इस तरह उसका जीवन, उसके विचार, उसका मौन युगों की सीमाएं लांघ गया। आज भी जब कोई बच्चा चुपचाप आसमान को देखता है और सोचता है, इस सब के पीछे क्या होगा, तो कहीं दूर समय के पार अनाकार्सिस मुस्कुरा उठता है, जैसे कोई पुराना मित्र कह रहा हो, यही तो शुरुआत है ज्ञान की। जो मौन में सुन सके वही संसार को समझ सकता है, और जो संसार को समझ ले
वहां मौन हो जाता है। तो दोस्तों, अनाकार्सिस ने हमें सिखाया कि बुद्धि का जन्म जगह से नहीं, बल्कि ईमानदारी से सोचने की हिम्मत से होता है। वो विदेशी था, पर उसकी दृष्टि हर उस मनुष्य में झांकती थी जो खुद को सभ्य कहता है। उसने सभ्यता को चुनौती दी, लेकिन विनम्रता से। उसने दुनिया को नहीं बदला, बल्कि दुनिया की सोच को हिला दिया। शायद यही कारण है कि सादगी में छिपी सच्चाई हमेशा सबसे कठिन लगती है। अगर इस विचार ने आपको भीतर तक छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को, क्योंकि यहां हर कहानी नहीं सिखाती, कुछ कहानियां जगा देती है। टोटल फिलॉसफी, जहां सादगी ही सबसे गहरा दर्शन बन जाती है।